प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रिया हो या मेंस, क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन या नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन और नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला प्रभाव क्या पड़ा है बच्चों? हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास। पहला प्रभाव इनका क्या है? हस्तशिल्प उद्योग पर प्रभाव। आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे थे वो हस्तशिल्प पर आधारित थे, यानी कि हथकरघा थे और इसके अलावा कुटीर उद्योग थे, लेकिन बहुत ही उन्नत अवस्था थे। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ के वस्तुओं का डिमांड था। पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ के डिज़ाइंस, हमारे यहाँ के क्वालिटीज़ का मतलब जो है वैल्यू करते थे, उसका डिमांड करते थे। पूरी दुनिया में एक ही ब्रांड था जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा था, वो था मेड इन इंडिया। और ये कब है? जब अंग्रेज़ नहीं आए हैं, उसके पहले। अंग्रेज़ों ने जब आया शुरुआत में तब भी है, लेकिन उनके अधिकार करने के बाद ये सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। जो कि हम लोग ब्रिटिश शासन को देखेंगे, यानी कि इनके आने से ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। तो क्यों नष्ट हुई? कंपनी द्वारा दस्तकारों पर अत्याचार होना। पहला पॉइंट तो यह है कि कंपनियों ने, जो कंपनी के लोग हैं, उन्होंने दस्तकारों पर अत्याचार किया। उनको अग्रिम पैसा दे करके उन्हें बहुत सारे वस्तुओं का एडवांस दे देते थे कि ये चीज़ें हमें बनानी है। साथ ही बहुत कम कीमत आंकते थे, बहुत कम समय देते थे, और निश्चित मात्रा में अगर वस्तुएं नहीं उनको मिलती थी तो उसके बदले उनको दंडित भी करते थे। हमारे यहाँ के दस्तकारों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। और ये जो अग्रिम एग्रीमेंट होता था, इसे ददनी प्रथा कहते थे। ददनी प्रथा के तहत उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता था कि एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित कीमत पर उन्हें एक निश्चित समय पर सामान को उपलब्ध कराना है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ वो नहीं कर पाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा और सताया जाता था। और इससे त्रस्त होकर के बहुत सारे दस्तकारों ने अपने अंगूठे तक काट दिए थे ताकि कोई उनसे अंगूठा ना लगवा ले। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्रिटिश द्वारा मशीनों का अत्यधिक प्रयोग, जिससे हस्त वस्तुएं महंगी हो गई। अंग्रेजों ने बहुत बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण कर लिया और अपनी मशीनों से बहुत बड़े पैमाने पे वस्तुओं का निर्माण करने लगे, जिससे वो सस्ती हो गई। और उनका जो सस्ता माल है उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ जो हाथ से बनी वस्तुएं हैं वो महंगी हो गई। चूँकि हाथ से बनी वस्तुएं मात्रा में कम होती थी, समय लगता था तो उसका दाम ज़्यादा होता था, जिससे हमें जो है काफ़ी दिक्कतें हुई। क्योंकि लोगों का जो ध्यान है वो सस्ती कीमतों की वाली वस्तुओं की तरफ जाने लगा, जिससे हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प हैं उन्हें नुकसान हो गया और इसका पतन होना स्वाभाविक हो गया। भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांव की ओर पलायन। भारत के जो शहर थे जहाँ पे शिल्पी रहते थे और सामान का उत्पादन करते थे, बेचते थे, मुनाफा कमाते थे, ऐसे बहुत सारे शहरों का अंग्रेज़ों की वजह से पतन हो गया। वहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। जब उद्योग नष्ट हो जाएंगे, डिमांड नष्ट हो जाएगा, तो फिर शिल्पी क्या करेंगे? उन्हें वापस फिर कृषि पर आना पड़ेगा और इस तरह से वो वापस गांव की तरफ मतलब जो है लौट आए और उनका जो कारोबार है वो चौपट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया। कहाँ हम अंग्रेजों के अधिकार के पहले पूरी तरह से निर्यातक देश थे। हम ज़्यादातर वस्तुएं निर्यात करते थे, मंगाते कम थे, जिससे हमें बहुत मुनाफा होता था। लेकिन अंग्रेजों ने जब हमारे पर अधिकार कर लिया तो अब हम कच्चे माल के निर्यातक और बने हुए माल के आयातक देश बन गए, जिससे हमें अब सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने लगा। और इस तरह से हमारे जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ा इसकी नेगेटिव का। कृषकों की बढ़ती दुर्दशा। अभी तो आपने देखा बुनकरों की स्थिति क्या हो गई, हस्तकरघा उद्योगों की स्थिति क्या हो गई अंग्रेजी शासन में। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कृषकों की बढ़ती दुर्दशा। चूँकि उद्योग धंधों को कच्चा माल कृषक ही उपलब्ध कराते हैं, खाद्यान्न कृषक ही उपलब्ध कराते हैं। अब इनकी स्थिति के बारे में भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है लगान में वृद्धि। अंग्रेजों ने हमारे भारत के जो क्षेत्र हैं उस पर अधिकार कर लिया और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियां लागू कर दी। कहीं रैयतवाड़ी, कहीं महलवाड़ी, कहीं जमींदारी, और सभी पद्धतियों का सिर्फ एकमात्र जो है वो मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का शोषण करना। अंग्रेजों को सिर्फ एक ही चीज़ जो है दिखाई दे रहा था और सिर्फ इसी एक मोटिव से इन्होंने बहुत जो है भारत के बड़े क्षेत्र पर अलग अलग तरह के भू बंदोबस्त को लागू करके ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व उगाही का प्रयास किया। तो एक पहला रीज़न कृषकों के बर्बाद होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है लगान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी।
दूसरा, सरकार द्वारा ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया गया। यानी कि सरकार ने कृषि के उत्पादन बढ़ाने पर तो नाम मात्र का ही खर्चा किया, लेकिन उसका जो उत्पादन है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एनर्जी लगा दी और ज़्यादा से ज़्यादा वो किसानों से ले लेने के प्रयास में ही रहे, जिससे किसानों के पास बचा ही नहीं कि वो निवेश कर सके और जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके मुनाफा कमा सके। और इस तरह से सरकार ने कृषि को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि उसको डिमोटिवेट किया। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी। यानी कि कृषि में बहुत ही ज़्यादा स्थिरता आ गई, बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गई कृषि, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होना बिल्कुल बंद हो गया और इस तरह से जो कृषि है वो बर्बाद हो गई, क्योंकि इसमें कोई निवेश नहीं किया गया, उसके सुधार के लिए कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ लगान उगाही का ही प्रयास किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा विभिन्न नीतियाँ लगा करके। नेक्स्ट है कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट जो किसानों के बर्बाद होने का रीज़न रहा वो क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण कर देना। अंग्रेजों ने कृषि में व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना था। इन्होंने हमारे यहाँ की जो कृषि है उसको व्यवसायीकरण कर दिया, यानी कि ऐसे माल का वो लोग उत्पादन करेंगे जो उनके उद्योग धंधों को ज़रूरत थी, जैसे कच्चा पटसन, कच्चा कपास या नील, ऐसे चीज़ों का ही उत्पादन इन्होंने बढ़ा दिया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया ताकि उनके उद्योग धंधों का जो उत्पादन है वो बढ़ सके और वो कंटिन्यू रह सके। तो ये भी एक रीज़न रहा हमारे यहाँ की कृषि का बर्बाद होने का। जैसे नील की कृषि कराई इन्होंने, चाय का कराया, कॉफ़ी का कराया, मूंगफली, गन्ना, कपास, जूट जैसे फसलों का अत्यधिक इन्होंने उत्पादन किया, जिससे केवल और केवल ब्रिटिश सरकार को ही लाभ मिला, हमारे यहाँ के किसानों को लाभ नहीं मिला और हमारे यहाँ भुखमरी की समस्या आ गई, यानी कि यहाँ खाद्यान्नों की कमी हो गई और इस तरह से हमारे जो किसान हैं वो धीरे धीरे करके बर्बाद हो गए। नेक्स्ट है आपका धन निकासी का सिद्धांत। ये भी आपकी आर्थिक व्यवस्था से ही संबंधित है, जो अंग्रेजों के बाद दिया गया है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1758 से 1765 ईस्वी तक 60 लाख पाउंड ब्रिटेन भेजा गया। इनके हिसाब से ये जो आपका टाइम पीरियड है ज़्यादा नहीं है, देखिए मात्र 6 वर्ष का समय है और 6 से 7 वर्ष का समय है और इस दरमियान अंग्रेज़ों ने 60 लाख पाउंड भारत से ब्रिटेन भेजा। बहुत ही हैवी अमाउंट है। परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी, बेरोजगारी एवं शोषण बढ़ गया। अब इतना ज़्यादा पैसा भारत से एक तरफा ब्रिटेन में भेजा जाएगा तो भारत में पैसों की कमी होगी, संसाधनों की कमी होगी और फिर अगर कमी होगी तो बेरोजगारी आएगा, भुखमरी आएगा, गरीबी आएगा और उनका शोषण होगा। तो ये दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि ब्रिटेन हमारे यहाँ की संपत्ति को भारत से लेकर के ब्रिटेन को जा रहे हैं, ब्रिटेन वाले यहाँ की संपत्ति को खींच रहे हैं और ब्रिटेन में ले जा करके सब छोड़ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं की पुस्तक है और आपका वेल्थ ऑफ ड्रेन या ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ ये भी इन्हीं का ही दिया हुआ है। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी से अकालों में वृद्धि हो गया। जब खाद्यान्नों के उत्पादन होंगे ही नहीं तो अकाल में वृद्धि होगा, यानी कि लोग अकारण ही उनकी मृत्यु होगी, भूखे मरेंगे। तो ये भी एक समस्या हो गई कि खाद्यान्न की कमी हो गई, जिससे जब भी उत्पादन नहीं होता था तो बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। खाद्यान्न की कमी की वजह से लोगों का पेट नहीं भर पाता था और ये एक बड़ा रीज़न रहा अकाल के समय लोगों की मृत्यु होने का। नेक्स्ट है नई जमींदारी व्यवस्था का उदय। जो अगला ही समस्या है अंग्रेजों के आने की वजह से वो थी जमींदारी व्यवस्था का उदय, जो इसके पहले इतने बड़े पैमाने पे नहीं थी। अंग्रेजों ने इसे भारत में लागू किया था। ब्रिटिश सरकार ने लगान वसूली के लिए या वसूलने के लिए बिचौलिए के रूप में जमींदारों की नियुक्ति की, जिससे ब्रिटिशों को एक निश्चित मात्रा में राजस्व मिलने लगा। यानी कि अंग्रेजों ने एक निश्चित मात्रा में लगान प्राप्त करने के लिए बिचौलिए की नियुक्ति कर दी, जो थे जमींदार, जिनको उन्होंने नियुक्त किया कि आप जो है खाद्यान्न जो भी उत्पादन होगा उससे एक निश्चित मात्रा हमें उपलब्ध कराएंगे और उसके बदले में आपको हम कुछ अमाउंट उपलब्ध कराएंगे ताकि हमें जो है समय समय पर लगान मिलता रहे और जो लगान वसूलने में खर्चा आता है, जो लगान वसूलने में मजदूर लगते हैं, इन सारी समस्याओं से अंग्रेज बचे रहे और उन्हें बिना किसी टेंशन के एक निश्चित मात्रा का जो राजस्व है वो मिल जाए। साथ ही जमींदार के रूप में उन्हें एक ऐसा वर्ग भी मिल गया जो उनका हमेशा दोस्त बना रहा, जो हमेशा उनका हिमायती बना रहा और हमेशा अंग्रेज़ों की मदद करता रहा। तो याद रखिएगा ये जो नई जमींदारी व्यवस्था है इसका उदय अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए किया। इस व्यवस्था से कृषकों का
शोषण और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब ये जो बीच के वर्ग हैं यानी कि ज़मींदार वर्ग है, ये मन माना जितना इनका मन होता उतना ज़्यादा ये कृषकों से राजस्व वसूलते थे और उसमें से एक निश्चित मात्रा जो अंग्रेज़ों ने निर्धारित कर दी थी वो अंग्रेज़ों को दे देते थे, बाकी हिस्सा अपने पास रख लेते थे। और इनके शोषण की वजह से जो किसान हैं उनके खेत खलिहान, उनके जानवर, उनका घर, उनकी सारी संपत्ति गिरवी हो जाती थी और वो ऋणी हो जाते थे और पूरे जीवन वो ऋण का चुकता ही नहीं कर पाते थे। और इस तरह से हमारी जो कृषि है वो और भी ज़्यादा बर्बाद हो गई, क्योंकि जो ज़मींदार हैं इन्होंने भी कृषि में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई मतलब जो है देखभाल नहीं किया, इन्होंने भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया किसानों का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय। भारतीय व्यापारियों, बैंकरों तथा साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापार के वित्त से काफ़ी धन कमाया था। याद रखेंगे, इन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। जो व्यापारी हैं, जो बैंकर हैं, जो साहूकार हैं, इन्होंने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों के वित्त से काफ़ी धन कमाया है। इन्होंने भी अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया और अंग्रेज़ों के अंडर में रह करके बहुत सारे धन कमाए। भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ में फंसे किसानों को ऋण दिए और धीरे धीरे उन्हें ऋण जाल में फंसाकर उनसे ज़मीन छीन ली थी। याद रखेंगे, जो ज़मींदार हैं इन्हें टैक्स चाहिए होता था और अगर समय पर टैक्स नहीं मिलता था तो किसानों के साथ वो दुर्व्यवहार करते थे, उनको मारते पीटते थे, उनकी ज़मीन जायदाद छीन लेते थे और राजस्व को सही समय पर वो दे सके इसलिए किसान अपनी ज़मीन जो होती थी, अपनी जो जायदाद होते थे, इसे गिरवी रख देते थे साहूकार के पास। और जब वो इस ऋण को नहीं चुका पाते थे, यानी कि जो वो लेते थे उनसे उधार, उसे नहीं चुका पाते थे क्योंकि उस पर बहुत ही भारी जो है सूद लगता था और उसे ना चुका पाने की स्थिति में उनकी जो ज़मीन जायदाद है वो साहूकारों के पास चली जाती थी और इस तरह से ऋण जाल में फंस जाते थे जो हमारे किसान हैं और धीरे धीरे करके उनकी सारी संपत्ति इन्हीं लोगों के पास चली जाती थी और वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते थे। नेक्स्ट है यातायात के साधनों का विकास। इसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों की पहुंच द्वारा विद्रोहों को दबाना था और साथ ही कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना था। ब्रिटिश नीति का आर्थिक प्रभाव, यानी कि जो यातायात के साधनों का विकास है ये अंग्रेज़ों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए क्या। पहला फ़ायदा ये है कि जब भी कहीं विद्रोह हो, कोई दिक्कत हो तो सैनिकों को तेज़ी से वहाँ पहुँचाया जा सके। दूसरा रीज़न ये था कि जो कच्चा माल है वो भारत के अंदर से पत्तनों तक लाया जा सके, बंदरगाहों तक लाया जा सके ताकि वहाँ से ब्रिटेन को भेजा जा सके, ताकि वहाँ के उद्योग धंधों में बना करके वो जो बनी हुई माल आए उसको भारत के अंदर भेजा जा सके। साथ ही भारत के अंदर जो ब्रिटेन के कुछ उद्योग धंधे थे उनको भी कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने रेलवे का विकास किया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, विऔद्योगीकरण हुआ। एक तरफा मुक्त व्यापार 1813 के चार्टर एक्ट के जो अधिनियम है इसके द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को छूट दे दी गई कि वो भारत में आकर के एक तरफा व्यापार कर सकते हैं और सस्ते और मशीनी निर्मित आयात से भारतीय बाजार में जो है वस्तुओं की बाढ़ ला दी इन लोगों ने। जब इनको आज़ाद कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया अपने सामान ला के बेचने के लिए और यहाँ के सामान खरीदने के लिए, तब इन्होंने ब्रिटेन में बने हुई वस्तुओं से ला करके भारत के मार्केट को पाट दिया, भर दिया और इससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको समस्याएं हुई। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश करना कठिन होता जा रहा था। भारतीय वस्त्रों पर लगभग 80% का टैरिफ लगाया गया जिससे भारतीय कपड़े अब सस्ते नहीं रह गए थे। यानी कि हमारे वस्तुओं पर ब्रिटेन में लगा दिया गया टैरिफ कि भारतीय वहाँ ना बेच सके ताकि उनकी वस्तुएं महंगी हो जाए और लोग उसको कोई खरीदे ना, और अपनी वस्तुएं बिना किसी रोक टोक के भारत में ला के सस्ती कीमतों में बेच करके हमारे यहाँ के उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। 1820 के बाद यूरोपीय बाज़ारों से भारी निर्यात पर लगभग रोक लगा दी गई। यानी कि भारतीय जो निर्यात है उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया कि अब भारतीय बाहर जो है निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बाज़ारों में भारतीय निर्यात पर लगभग रोक ही लग गया। 1820 तक भारतीय बाजार कम कीमत वाले ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं से भर गया था। कोई आधुनिक औद्योगिकरण नहीं हुआ भारत में। परंपरागत आजीविका का नुकसान औद्योगिकरण प्रक्रिया के साथ नहीं था जैसा कि उस समय तेज़ी से औद्योगिकरण कर रहे अन्य देशों में था। यानी कि बहुत सारे देशों में नुकसान हो रहा था औद्योगिकरण का, क्योंकि एक तरफ औद्योगिकरण हो रहा था तो दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हो रहे थे क्योंकि काम मशीनों से हो रहा था। भारत में ये समस्या तो नहीं थी, लेकिन भारत में दूसरी समस्या है, हमारे यहाँ के जो हथकरघा उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, वही नष्ट हो गए।
उस समय भारत का गैर औद्योगिकरण हुआ जब यूरोप एक नए सिरे से औद्योगिक क्रांति का अनुभव कर रहा था। उस समय भारत के उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ग्रामीणीकरण भी औद्योगिकरण की एक अन्य विशेषता कई शहरों का पतन और भारत के ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया थी। कई कारीगरों ने कम रिटर्न और दमनकारी नीतियों का सामना करते हुए अपने पेशे को छोड़ दिया, गांव में चले गए और कृषि में लग गए। बहुत सारे जो हमारे दस्तकार हैं, जो बुनकर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा दमनकारी नीति की वजह से और अलाभकारी हो जाने की वजह से अपने काम को छोड़ दिया और वो लोग गांव में लौट आए और उन्होंने कृषि काम करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जो आपका कृषि है, जो भूमि है, उस पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि इस पर जनसंख्या ज़्यादा हो गई और इस तरह से हमारे यहाँ के जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। तो अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी इनकी नीतियाँ हैं जिससे हमारे उद्योग धंधे, हमारे यहाँ की कृषि, हमारे यहाँ के चीज़ें हैं वो बर्बाद हुई हैं, तो आप सभी को मैंने वो बताई हैं। यातायात के साधन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बुर्जुआ वर्ग भी जिम्मेदार है, साथ ही ज़मींदार वर्ग भी जिम्मेदार है और धन की निकासी भी जिम्मेदार है। साथ ही आप देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण भी, कृषकों की बढ़ती दुर्दशा भी और आपका जो है हस्तशिल्प उद्योग, ये है भारत में ब्रिटिश नीतियाँ जो हमारे की अर्थव्यवस्था को प्रभावित की थी, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई थी। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये छोटा सा लेकिन बहुत ही शानदार क्लास आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। उम्मीद है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग गलत नहीं करेंगे। खूब मेहनत कीजिए, क्लास में बने रहा कीजिए। आपका भविष्य और आपका जो कैरियर है इसी पर निर्भर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।